वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान के साथ एक कहा था आपके लिए एक सरप्राइज है, तो सरप्राइज ऐसा है जिसका ताल्लुक हमारे मुल्क के उस शोबे से है कि हम पाकिस्तान एक ज़राअत का मुल्क है, ज़राई मुल्क है। और हमारे साथ आए हैं तारिक तनवीर, जिनसे हम बात करेंगे तमाम फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये जो एक्सपर्ट हैं, जब हम गार्डनिंग की बात करते हैं और किचन गार्डनिंग की बात करते हैं, उसके एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा जो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छा काम किया, जब इनसे बात हो रही थी, शिगर की भी इन्होंने बात की, खुरमंग की भी बात की, गिलगित बल्तिस्तान की बात भी की, पंजाब की बात भी की, आपने सिंध की भी बात की। कोई जगह है जहाँ की अब आप बात हमसे नहीं करेंगे? ज़रूरी टूरिज्म के हवाले से भी आपने बात की, हम उस पर बात करेंगे। आम की भी बात भी करेंगे, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये कैसे, अब इतनी देर से मेरे ख्याल आप यहाँ बैठे आप सुन ही रहे होंगे कि आज राइजिंग पाकिस्तान डेडिकेट ही हमने आम पे चला गया, तो आम खास करेंगे। तो तारिक तनवीर साहब जो हैं, इनका ताल्लुक जो है ज़राअत के शोबे से है, और इन्होंने जो एक्सपर्टीज़ है इनकी, जो इन्होंने इनको काफ़ी प्रमोट भी किया हुआ है, वो है किचन गार्डनिंग के हवाले से, और जो एग्रीकल्चर टूरिज़म है उस पर इनकी एक्सपर्टीज़ है, और उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी, और तकरीबन 30 ऑड ईयर से इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। हम आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के लिए आज, क्योंकि मेरे ख्याल में आज जो हम हर तबके के लोग हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं, और स्पेशली जो हम आपसे तो हमारी बात भी चल रही थी कि आज आप थोड़ा किसानों के राइट्स पे भी बात करेंगे यहाँ पे, किस तरह हम किसानों को भी प्रमोट कर सकते हैं। देखिए, बड़ा ज़रूरी है इसके ऊपर बात होना कि अब डॉक्टर के बच्चे भी डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर्स के बच्चे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो लेकिन फार्मर का बच्चा फार्मर नहीं बनना चाहता। अब देखिए जी, इतना बड़ा गैप आने वाला है। मैं समझता हूँ कि अगर फार्मर का बच्चा भी फार्मर नहीं बनेगा तो हु विल प्रोड्यूस द फूड इन द फ्यूचर्स। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिस पे बात होना बड़ा ज़रूरी है हमारी। एग्जैक्टली। तो अब अगर सिर्फ इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए हम यहीं बैठ के कि आपने जिस तरह कहा कि एक फार्मर, किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता। हाँ। तो अगर कोई किसान ही ना बनना चाहे और किसान हो ही ना पूरे मुल्क में, तो फिर क्या हो? यही तो बात है। थोड़ा मैं एडअप करना चाहूँगा, क्योंकि किसान का बच्चा किसान क्यों नहीं बनना चाह रहा? देखिए, वही बात, हमने ना तो किसान को रिस्पेक्ट दे, ना इसमें पोटेंशियल है, ना इसमें कोई फेस्टिविटी लेके आए, ना फन लेके आए। एग्रीकल्चर को बेसिकली हमने जो है ना फेस्टिविटी में कन्वर्ट ही नहीं कर पाए। तो एग्रो टूरिज्म जो इंडस्ट्री, दुनिया ने क्या किया, उन्होंने एग्रीकल्चर को एक पूरी फेस्टिविटी बना दिया। ठीक है। हार्वेस्ट को फेस्टिविटी बना दिया। आपको याद हो कि हमारे यहाँ एक इवेंट होता था जिसको बैसाखी मेला कहते थे। जब गंदम काटते थे, डोल डमक्का होता था, लोकल कल्चर, लोकल फूड, गांव की गेमें खेली जाती थी, पूरी फेस्टिविटी होती थी। आप हलवा क्यों भूल गए? तो वही सारा गांव की चीजें जितनी, तो आप देखिए लाइक अब वो फेस्टिविटी नहीं रही है हमारी। एग्जैक्टली। तो लेकिन अगर फेस्टिविटी की भी अगर हम बात करें तो आज भी जो है वो सेलिब्रेशंस तो होती हैं। बसंत का त्यौहार अगर देखें वो भी होता है, लेकिन क्या उस तरीके से मनाए जो असल मकसद है वो पूरा नहीं हो पा रहा। एग्जैक्टली। तो जब तक ये, जैसे हम फेस्टिवल्स करते हैं, तो जब शहरों के लोग गांव में आते हैं, लोग में पैसा इंजेक्ट होता है गांव के अंदर, तो लोकल इकोनॉमी, विलेज की इकोनॉमी बूस्ट करती है। तो जब ये बूस्ट करेगा, पैसे वहाँ पे आएंगे लोकल इकोनॉमी के अंदर, तो डेली की इनकम उनकी फार्मर की बनेगी। अच्छा तारिक तनवीर, आपसे जब बात हो रही थी कि आपने इतने खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ था कि एक छोटा सा बच्चा जब मैट्रिक करता है और वो ब्रांडिंग की आप बात कर रहे हैं, वो इस फील्ड में आना चाहता है, तो वो सोचता है ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, और एक दो साल सोचता रहता है। और क्या खूबसूरत आपने बात कही थी कि यार अगर एक हेयर ड्रेसर है तो वो भी अगर अपनी ब्रांडिंग करता है, और अगर एक ज़राअत में है तो वो क्यों ना ब्रांडिंग करे। और ऐसे में यू केम अप विद अ ब्रांड नेम जिसको आपने इस्तेमाल किया। तो हाउ मच ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इस एग्रीकल्चर की फील्ड में? सर देखिए, ब्रांडिंग के बगैर आप देखें, हमने अपने आप को क्या प्रमोट कर रहे हैं। फार्मिंग में हम अपने फार्म को ब्रांड करें, होता क्या है कि हम घाटे की एग्रीकल्चर करके और आड़त और मंडी के लिए प्रोड्यूस करके सारी चीज़ें, अब देखिए हम जब 10 रुपये केजी हमारी सब्ज़ी वो फार्मर मंडी में डाल के आता है, हमारी ख़वातीन वही हाइपर स्टार से या रेडी से 100 रुपये किलो वो ले रही होती है। अब 10 रुपये किलो में फार्मर को कुछ नहीं बच रहा, और 100 रुपये किलो पे घर वाले बड़ा पैसा दे रहे हैं। कैसे तो ये दरमियान में जो गैप है, ये बेसिक वही ब्रांडिंग की जो हम बात करें, जब फार्म अपने आप को ब्रांड करेंगे, फार्मर ब्रांड करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड करेंगे, तो आई थिंक ये दरमियान में 50 रुपये या 30 रुपये वाली किलो में कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा और फार्मर को भी फायदा होगा। अच्छा, इस ब्रांड के साथ आपने एक और बात भी कही थी कि जब आप प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है, जो वैल्यू एडिड, उसके साथ जो एडिशंस आप करते हैं, वो भी एक जरिया बनता है आपके मुआश में। देखिए, वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें, हमारी जो अम्मा होती थी, हमारी आप सबकी जो अम्मा होती थी, बेस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट थी। वो जिस तरह का अचार बनाती थी, जिस तरह के वो मुरब्बे, जैम घर में अपनी सब्जियों फलों को इस्तेमाल करती थी, आज का कोई बड़े से बड़ा ब्रांड भी उसको वो मैच नहीं कर सकता, मैच ऑर्गेनिक और उसका जो जायका तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी फार्मर्स की फैमिलीज हैं,
उनको हम ट्रेनिंग्स दे दें कि जो असल में होता क्या है कि हमारा फ्रूट जो है ना वो बहुत सारा ज़ाया हो जाता है, हमारी बहुत सी सब्जियां वो पहुंच ही नहीं पाती, वो जो मंडी इसको तक कहते हैं रसायन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जी जी। तो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हमारे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारी चीज़ें बहुत सी ज़ाया हो आपने जाती क्या हैं। सजेस्ट किया है इन लॉसेस को ओवरकम करने वही के लिए? वैल्यू एडिशन। तो हम ये समझते हैं कि जब हमारी वही जो फार्मर Try की कर घर लें। की जो तो आप खवातीन है एजुकेट करते हैं लोगों को इसके ऊपर? यस, हमारा एग्री टूरिज्म जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ वी ऑल आर वॉलंटियर्स। हम क्या कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर टूरिज्म को प्रमोट कर रहे ठीक हैं। है। सेकेंडली हम हार्वेस्ट जो है ना फेस्टिवल्स करते हैं। तीसरा हम वैल्यू एडिशन के ऊपर फार्मर्स की ट्रेनिंग करते हैं। और चौथा उसको ब्रांड करना और उसकी प्रोडक्ट को ब्रांड करना। ये हमारे 4 मेजर हमारे सेगमेंट्स हैं इसके अंदर। तो इसमें जब ब्रांडिंग्स की बात करें या वैल्यू एडिशन की बात करें तो वैल्यू एडिशन में क्या होता है कि फार्मर जो है ना वो राउंड द ईयर अपनी चीज़ें जो है ना वो कंज्यूमर को सेल कर रहा होता है। अच्छा सर, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं चाहूँगी कि अभी क्योंकि हमें एक किसान भी देख रहा है, ठीक है, हमें हर तरह के हर तबके के लोग हर जगह पर मुल्क के पूरा पाकिस्तान हमें देख रहा है। मैं चाहूँगी कि बहुत ही आसान अल्फाज में, क्योंकि हम बार बार एग्री टूरिज़म की हम बात कर रहे हैं, आसान अल्फाज में हम एक दफ़ा समझाएं कि एग्री टूरिज़म एक्चुअली होता क्या है, कि अगर किसान भी हमें देख रहा है, कोई भी हमें देख रहा है, तो वो आसान अल्फाज में समझ जाए कि ये टर्म क्या है। एग्री टूरिज्म ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी ठीक है। और ये एक बेसिकली फार्म टूरिज्म है, खेतों की सैर। हमारे शहर के जो लोग हैं जो कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं, हमें आइडिया नहीं है मूलियाँ दरख्तों पे लगती हैं, ज़मीन से आती हैं, मूंगफली का दरख्त कैसा होता है, हमारी जो मुख्तलिफ हमारे डाइनिंग टेबल पर जो सब्जियां फ्रूट आते हैं वो किन किन प्रोसेस से गुजर के आते हैं। ये बेसिकली लर्निंग टूरिज्म है। हाँ। तो ये किसको पता है? हमारे फार्मर को पता ठीक है। अगर यही फार्मर इसी टूरिज्म को लेके अपने लिए इनकम का जरिया बना दे और शहर के बच्चों को एक लर्निंग सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी है, एक ब्रिज है। हाँ। शहर के लोगों को गांव में लाना और गांव के लोगों को इसको एज ए इंडस्ट्री अडॉप्ट करना, ये एक ब्रिज का काम कर रहा है। अच्छा, इस ब्रिज को हम देखते थे कि जैसे इस्लामाबाद के साथ ही खानपुर है, तो खानपुर के जो माल्टे हैं वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं और खानपुर डैम भी है। तो हम बचपन से वहाँ पर जाते थे और फिर हम बाग में चले जाते थे अपनी मर्जी के, आप जितने भी माल्टे उतार लें फिर उसकी एक कीमत अदा करें, हम चले आते थे। मगर अब वो बाग भी बहुत कम हो गए हैं, तो आप इसी की तरफ रेफर कर रहे हैं। यही चीज़ें हैं ना कि अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान में हर फूड बास्केट्स बनी है। जैसे हमारा राइस का एरिया है, चेरी के लिए हमारा, सिट्रस की बात करें तो सरगोदा बलवाल हमारा जो है ना भरा पड़ा है, मैंगो की बात करें तो मुल्तान शुजाबाद हमारा सिंध मीरपुर खास और टंडोला यार। मतलब हमारे पास अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें, इतने फ्रूट, इतनी सब्जियां दी हैं कि मैं समझता हूँ अगर हर हब को एक हम एग्रो टूरिज्म विलेज डिक्लेयर कर दिया जाए, वहाँ के फार्मर इसके बेनिफिशियरी हों और शहर के लोग उनके साथ आके अपने हाथों से वो सब्जियां पिक कर रहे हों, फ्रूट पिक कर रहे हों। दुनिया में जहाँ चेरी पिकिंग के लिए उन्होंने बास्केट्स बनी होती हैं, स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए वो फार्म पे जा रहे होते हैं, एप्पल पिकिंग पे जा रहे हैं, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? एग्जैक्टली। तो ये चीज़ बेसिकली एग्रीकल्चर टूरिज्म जो है ना, मैं समझता हूँ कि अगर इसको हम फार्मर के साथ जोड़ दें और उसको इसके ऊपर थोड़ी ट्रेनिंग दे दें तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है दुनिया में बन गई, तो पाकिस्तान में भी बने सारी। अच्छा तनवीर साहब, इसके अलावा प्रमोशन की अगर हम बात करें कि प्रमोट कैसे किया जा सकता है, जिस तरह अभी ये फेस्टिवल की पिक्चर भी हमारे सामने है, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात अभी देखें। ये जो फेस्टिवल हम एक साल में 100 फेस्टिवल्स कराते हैं पूरे। ठीक है। एक साल में 100 फेस्टिवल, 100 फेस्टिवल। कभी हम ऑलिव फेस्टिवल्स कर रहे होते हैं, कभी हम बनाना फेस्टिवल कर रहे होते हैं, कभी चेरी। देखिए जब इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हमारे, ये एक सरदार साहब हैं जो इंडिया से स्पेशली हमारे फेस्टिवल्स को अटेंड करने के लिए आए थे। तो ये देखिए ये किस तरह की टूरिज्म है जिसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आता है और वहाँ के हमारे लोकल कल्चर, हमारे लोकल फूड जो है उसको एंजॉय करते हैं। हमारा साग मकई की रोटी जो एंजॉय कर रहे हैं पूरी यहाँ पे वो सारी। तो अब ये जो गुड़ मेला हमने किया, इसका मतलब यही था कि हमने अपना जो शुगर केन है उसकी प्रोसेसिंग को किस तरह एक वैल्यू एड्स में ले जाके शहर के लोगों को के फेस्टिविटी बना दें। इसमें हमारे 40,000 हमारे टूरिस्ट इस फेस्टिवल में आए और उस दिन उस गाँव के अंदर तकरीबन समझ लें कि 1.5 करोड़ रुपया उसको लोकल इकोनॉमी में इंजेक्ट हो गया। अच्छा ठीक है। ये है लोकल प्रॉस्पेरिटी, ये है खुशहाली जो हमारे गांव के अंदर आएगी। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, अगर एक किसान, क्योंकि अब आपने कहा कि ये किसान खुद से इनिशिएट करते हैं, एक इनिशिएटिव लेते हैं और उसके बाद उनकी प्रमोशन होती है, ब्रांडिंग की भी हम बात करें, प्रमोशन की भी हम बात करें, लेकिन वहाँ पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट को हम बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। कि अगर आपने एक फेस्टिवल इनेकाद करना है, उसका आपने कुछ भी ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके साथ बहुत सारे पैसे भी चाहिए होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि हमारे जो किसान तबका है वो फाइनेंशियली स्टेबल अभी नहीं है उस तरीके से
फिर क्या तरीका हो सकता है कि अभी जो किसान हमें देख रहा है वो इस तरह के फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज कर सके? देखिए अभी जो हमारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं ठीक है। उसका मतलब कनेक्टिविटी है। ओके। कनेक्टिविटी क्या है? जो एक्सपर्ट्स की फार्मर्स के साथ, फार्मर्स की कंज्यूमर्स के साथ, कंज्यूमर की फिर वो सारे जो इसके स्टेक होल्डर्स के साथ, वैल्यूडिशन वाले लोगों के साथ। ठीक है। तो जब एक फार्मर जो है उसको हम इनिशियली पहले जाके उसको ट्रेन करते हैं, हमारी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, फिर वो अपने फार्म को ब्रांड करके वैल्यूडिशन प्रोडक्ट बना के अब वो उस फार्म की इनकम इतनी बढ़ जाती है कि फिर उसको इस तरह के मेले फेस्टिवल अरेंज करना उसके लिए कोई काम नहीं, मुश्किल नहीं होती कि मुश्किल होता ही नहीं है। मैं start में आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। हमारे एक फार्मर हैं पाई फेरू में, बड़ा छोटा सा उनका एक, उन्होंने एक बैम्बो का एक टूरिज्म फार्म बनाया हुआ है। तो 2000 लोग डेली इस फार्म को विजिट करने जाते हैं। 250 रुपया उसके अंदर जाने का टिकट है। जब एक फार्मर 1.5 करोड़ रुपया सिर्फ बांस दिखा के कमा सकता है, तो हमारे बाकी फार्मर जैसे एप्पल है हमारे, फिर हमारा ये मैंगो है हमारे, फिर सिट्रस के बाग है, अगर बांस दिखा के 1.5 करोड़ रुपए पर मंथ कमाया जा सकता है, तो बाकी हमारी फसलें और सब्जियां और फ्रूट दिखा के कितना पैसा हम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम जनरेशन पे बात करते हैं, लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे और इस गुफ्तगू को यहीं से लेकर हम आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ तारिक तनवीर साहब मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं एग्री टूरिज़म के बारे में कि किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है, क्या कंट्रीब्यूशन हमारा हो सकता है एज अ पाकिस्तानी, और क्या किस तरह से जो किसान हैं वो अपने एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है उसको किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं और किस तरह से उससे जो है बेसिकली हम प्रॉफिट की भी बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट किस तरह से वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग एक आपने मैं कहूँगी कहानी स्टोरी मुझे तो लग रही है कि एक फार्म है और उसको लोग विज़िट करने के लिए 200-250 रुपये देते हैं सिर्फ एक फार्म विज़िट करने के लिए। अच्छा, यहीं से मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी कि किस तरह से एक फार्म को किस तरह से इतना अट्रैक्टिव बनाया जाए कि लोग इस तरह से आएँ उसकी तरफ, कि आप एक टिकट भी रख सकें उसके लिए। देखिए हमारी जो एग्रीकल्चर है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। जब सरसों के फूलों के ऊपर फूल आए होते हैं, इससे खूबसूरत फूल का फील्ड क्या हो सकता है। जब सनफ्लावर एकड़ों में लगा होता है, उसके अंदर जाना, उसको देखना, इससे बड़ी क्या फेस्टिविटी या उसको कितनी हम ये समझते हैं कि फार्मर जो है ना अपने फार्म के इस तरह की जब फ्रूट लगा हुआ है, फूल आए हुए हैं, तो इसमें छोटे छोटे कैफे इसके साथ लगा दें, छोटे छोटे रेस्टोरेंट ऐड कर दें, छोटे छोटे बैठने की जगह बना दें, जो उसके ट्यूबवेल है उसको वो स्विमिंग पूल्स की तरह का वो चीज़ें बना दें, कोई अपने हाथों से मछलियाँ पकड़ने का छोटा सा उसके अंदर फार्म वो जो है ना मछली का एक वो फार्म बना दे। तो ये छोटी छोटी ऐसी टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो शहर के लोगों के लिए यकीन जानिए बहुत बड़ी उनके लिए एक फेस्टिविटी है। कोई एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व हो ना तो अच्छी बात है, स्पेशली अगर फैमिलीज जा रही हैं। फैमिलीज की अगर हम बात करें तो बच्चे भी उनके साथ जा रहे हैं। हाँ। तो बच्चे से आपने कहा ना कि मछलियां पकड़ने की एक छोटी सी एक्टिविटी हो जाए वहाँ पे कि आप उस ट्यूबवेल को एक पूल की शक्ल दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो एक बड़ी बच्चों के लिए भी, तो फिर फैमिलीज विजिट करती हैं ऐसी जगहों को। अब देखिए फार्मर के पास उसके पास डोंकी राइड्स भी है, कैमल राइड भी होता है, बुल राइड भी है, तो बच्चों को बुल राइड पे ले जाए अपने, वो उसके पे बैठा के लेके खेतों के अंदर पूरी सैर। डेफिनेटली जी, हम तो ये एक्सपीरियंस करा रहे हैं। हमने तो जब भी इवेंट होता है तो हमारी तो वहाँ पे तांगा राइड, हमने तो जो बुल देखा है उसको बड़ा अच्छा दरख्तों पे चढ़ना बच्चों के लिए बड़ी अट्रैक्शन है, उसके साथ वो झूले लगे होते हैं। अब देखिए बागों में लगे झूले, हमारी वो पूरा एक रोमांस है इसके साथ जुड़ा हुआ। अच्छा, इस रोमांस को लेकर अगर आगे बढ़े, क्योंकि आपकी जब मैं पढ़ रहा था, डिटेल्स पढ़ रहा था, तो मैं जब रावलपिंडी शहर से जिनको भी वाकफियत है खासकर पेशावर रोड से, तो जब आप गुजरते हैं पेशावर रोड से तो एक जगह है जिस मस्जिद का नाम है बोहड़ वाली मस्जिद। तो बहुत बड़ा बोहड़ का दरख्त था, उसके साथ रोमांस साम साहब का भी वाबस्ता था। अब वहाँ पर बोहड़ वाली मस्जिद तो मौजूद है, वो दरख्त मौजूद नहीं, एक्सपेंशन के नाम पर दरख्त जा चुका है। ऐसे में जब एक कहानी से गुजरता हूँ कि एक नौजवान जो कि एक 50 साल पुराना दरख्त को एक जगह से अपने मुंतकिल करना होता है, वो मुंतकिल करता है, तो क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे और उसका नतीजा क्या निकला है, तो अपने मुंह से आप ज़रा बताइएगा हमें। देखिए बड़ी अच्छी बात की हुई भाई आपने कि ये जो बोर्ड का दरख्त इतना पुराना जिसको हम काट देते हैं डेवलपमेंट के नाम से, देखिए जी हमारा हेरिटेज है, हमारे असासे हैं। अभी मैं एक पर्सनली तौर पे हमारे पास पाकिस्तान में एक बोर्ड है जो 5 एकड़ में फैला हुआ था, एक दरख्त
जिसने 5 एकड़ लैंड, कितना ऑक्सीजन वो जनरेट वन ऑफ द करता है, बिगेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड वी हैव इन पाकिस्तान, लेकिन हमने उसको काट के वादा कर दिया, अब वो सेकंड लार्जेस्ट जो ट्री इन दी वर्ल्ड है। तो इस हवाले से दरख्तों के साथ मैं समझता हूँ कि ये जो दरख्त जिसकी अभी आप बात करें, तो हमारे फैसलाबाद में भी एक दरख्त था जहाँ पे अभी एक प्लाजा बना, वहाँ पे उन्होंने उसको काटना चाहा, तो मुझे जब पता चला तो मेरी उसके साथ एक बड़ी वाबस्तगी थी। जब मैं घर से अपने फार्म पे आता था तो रास्ते में आता था, तो उसके बाद मैं बैठता था, चाय पीते थे वहाँ पे बैठ के, तो मैंने उसको शिफ्ट किया फिर वहाँ से। तो वहाँ से ये कोई आधा पौना किलोमीटर बनता है मेरे जो है। आप देखें ये मैं उसको, कॉस्ट कितनी लगी आपकी इस पे? इसके ऊपर मेरा ख्याल मेरी 1.5 लाख रुपए इसके ऊपर खर्चा आ गया। लेकिन अब ये 2015 में मैंने इसको शिफ्ट किया, तो उस वक्त इस पौधे की उम्र 50 साल थी, तो 5 साल हो गए इसको शिफ्ट किया। अब ये पौधे ने मेरे पूरे घर के अंदर एक रौनक लगाई हुई। इसके ऊपर गिलहरियां आती हैं, हाँ। इसके ऊपर परिंदे आते हैं, इसके ऊपर बड़ी एक बायोडाइवर्सिटी है। वो एक कहावत होती है, कहते हैं कि मैंने तोता पाला, इसके ऊपर मैं टोकूंगा भी, आपको रोकूंगा भी, और आपके लिए जो है ना, वो कहते हैं कि मैंने तोता पाला, जब बड़ा हुआ तो उड़ गया। तो फिर मैंने एक गिलहरी का बच्चे को पाला, तो जब वो भी बड़ा हो तो वो भी भाग गया। फिर उसने कहा मैंने एक दरख्त लगाया तो दोनों वापस आ गए। तो ये समझ लो मेरे साथ वही हुआ। तो मैंने अपने घर में दरख्त लगाया तो वो सारी चीजें मेरी वापस आ गई। ये वही वाली बात है ना कि अपनी सकाफत को आप किस तरह से लोगों को अपनी सकाफत से आप जोड़े रखते हैं। देखिए, जो सकाफत की बात तो अपनी तरफ है। हमारा मुल्क जो है ना इस वक्त बड़ी एक हम आग के ऊपर बैठे हुए हैं। हमारे पास पहले ही दरख्तों की कमी है। जब इतने बड़े हेरिटेज को हम काट देंगे, जिसने 50 साल इस प्लेनेट की खिदमत की, हमें ऑक्सीजन दी, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा कौमी फरीजा बनता है कि हम इसको महफूज करें। अच्छा, आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। जैसे हम एक ये भी आइडिया अक्सर प्रपोज किया जाता है, क्योंकि आप इस चीज़ में हैं, टूरिज़्म में एक्सपर्टीज़ हैं आपकी, तो आपसे पूछना चाहूँगा ये जो लिविंग वॉल्स का एक आपका आइडिया है, ज़रा इसके बारे में तो हमें आगाही करें कि हमारे जो नाज़रीन है जो एजुकेट होना चाहते हैं, और उनके लिए कितना बासानी वो इसको अमली तौर पे वो भी कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल में कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं यहाँ पे। ये हुआ, ये इस तरह था कि जब हम फार्म अट्रैक्शन की बात करते तो हम कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाना चाह रहे थे कि जिसपे हम फार्म के वो ये देखें, ये सैलड उगाया गया है दीवारों के अंदर ही, सैलड है, फूल्स लगे, ये बिल्कुल ये रेड कलर का और ग्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन है ऊपर। ये देखिए इसका कॉम्बिनेशन, ये दुनिया में फर्स्ट टाइम हुआ कि मैंने एक ऐसी दीवारें इनोवेट की हैं जिसके दीवारों के अंदर ही आप डिफरेंट सब्जियां, फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज लगा सकते हैं, सैलड लगा सकते हैं। तो आप देखिए ये मेरे फार्म के ऊपर ही मुख्तलिफ ये लगे हैं। ये 2009 में मैंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये लिविंग वॉल्स का एक कॉन्सेप्ट दिया था। ये एचिसन के बाहर मैंने वो एक लगाया था। एक दीवार, ये बता दीजिएगा कि ये वॉल मिट्टी की बनी होती है क्या? इसके अंदर बेसिकली जो कंक्रीट की वॉल है जिसके अंदर 9 इंच स्पेस है, 1 फुट की, जिसके अंदर डिफरेंट मीडिया, आप उसमें लीफ मैन्योर कह सकते हैं, कंपोस्ट भर सकते हैं, मट्टी भर सकते हैं। तो वो उसके दोनों तरफ से आप इसको पौधे लगा सकते हैं। बस देखें, हमारे पास एक आम दीवार है जो कंक्रीट की दीवार है जो हीट प्रोड्यूस कर रही है, और मेरे पास एक ऐसी दीवार है जो आपको सब्जियां भी दे रही है, हीट भी उसके अपने अंदर लेके जा रही है, और साथ में आपको एस्थेटिकल भी खूबसूरत भी लग रही है। और ये कहाँ ये आइडियाज पूरे पाकिस्तान में, बल्कि इंटरनेशनली भी मेरे इसके मोल्ड जो है पूरी दुनिया में जा चुके हैं पाकिस्तान से। अच्छा, तो ये मेरी बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की रिकॉग्नाइजेशन है। स्ट्रॉबेरी का तजुर्बा कैसा रहा? स्ट्रॉबेरी के ऊपर बड़ी सी अमेजिंग हमारी दीवारों के ऊपर जब हमने लगाई है, चूंकि इसके रूट्स का सिस्टम बड़ा अच्छा, तो हमने इसके ऊपर किलोओं के हिसाब से, मतलब 10, 15, 20, 50 किलो हम उसमें से उतारते हैं। कितनी दीवार पे आप 10, वो 15-20 जो घर की एक दीवार होती है उसके ऊपर। तो इसको हमारे इस्लामाबाद में देखिए, जी हमारी जितनी वॉल्स हैं, अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें लिविंग वॉल्स के अंदर, तो कितना बड़ा हम इसके अंदर से चीजें जो जनरेट कर सकते हैं। फायदा खुद इतना होगा, और हम अक्सर औकात कह रहे होते हैं कॉस्ट भी वही है जो हमें ऑलरेडी आप थोड़ी देर पहले खुद कहते हैं सीमेंटेड जंगल्स, जैसे हमारा कराची जैसा शहर हो गया है, वहाँ की पूरा कंक्रीट का जंगल बन चुका है। तो वहाँ पे किस तरह की चीजें सजेस्ट कर सकते हैं? वो मैं यही कहूंगा कि चूंकि वहाँ पे तो स्पेस है ही नहीं हमारे पास पौधे लगाने के, तो व्हाई नॉट हमारी दीवारें, हमारे जो प्लाजे, उनकी जो बालकोनी है, पानी इसके अंदर छोटा सा एक ड्रिप लगता है, ऊपर एक पाइप, तो आप जस्ट अपनी टूटी के साथ ऐड कर दे, 1 मिनट के लिए बहुत कम पानी चाहिए, बहुत कम पानी चाहिए होता है इसको सारा ड्रिप इरिगेशन। तो ये लिविंग वॉल्स का आइडिया, आप इसको इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम हो सकता है। हम चाहेंगे कि इस पे जरूर प्रोग्राम हो, जहाँ पर आप एक सेगमेंट में हमें बताएं कि किस तरह से इन वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो हमारा ये जो फेसबुक पेज है या जो मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क है, उस पर मैं बताता हूँ कैसे लगाई, कैसे किया, कैसे बनानी है, पूरी टेक्नोलॉजी लोगों के लिए ओपन है सारी, कोई भी करना चाहे। कोई भी आम इंसान घर बैठे, जिस आपने बताया कि आप अपनी हर वॉल को, अगर या घर की किसी एक वॉल को आप लिविंग वॉल अगर बना दें, तो हमारी जो शिकायतें होती हैं, कुछ फ्रेश नहीं मिल रहा बाहर से, हम क्या करें। इवन धनिया पुदीना, 2 ऐसी चीजें हैं बड़े पूरा सारा राउंड द ईयर आप इसमें से ले सकते हैं। हजूर लीमू का बता दें,
हमने 1,000 रुपए का लीमू लेकर जो है ना उसका रस पिया है। अब देखिए 1,000 रुपए किलो का लीमू लिया तो 100 रुपए का पौधा मेरे भाई आता है इसका सिर्फ। हम 1,000 रुपए का लीमू ले लेते हैं तो 100 रुपए का पौधा क्यों ना ले जो सारा साल लीमू और अगले पूरी जिंदगी आपको लीमू दे कौन सा सकता है। लीमू आप सजेस्ट करेंगे देखिए मैं आजकल? समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में 2-3 लीमू ऐसे हैं जो राउंड द ईयर आपको सदाबहार लीमू, एक गमला 18 इंच का पॉट ले, घर के अंदर कोई ड्रम कटा हुआ है, कोई फ्रिज टूटा हुआ है, कोई टप टूटा हुआ, किसी में लगा दे इसको, तो राउंड द ईयर आप लीमू खाएं। तो जो स्पेस की बात होती है कि जगह नहीं है हमारे Space घर में, हम रूफ कहाँ टॉप, पे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो हमारे पास फ्लैट छतें हैं। तो आप अब छत की बात करें, आपने तो बता दी दीवार पे आप कर सकते हैं, कोई मैं tension अभी ही यही नहीं तो है। बात हाँ। हमारी हो चुकी है ना, हमारी छतें और हमारे रूफ टॉप, हमारी जो दीवारें, ये हमारे लिए सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग है Exactly. और वेजिटेबल फ्रूट्स एंड बहुत सी चीजें, हर्ब्स देखें हमारे पास ऑरिगेनो, थाइम, पार्सले, सैलरे जो हमारी बड़ी महंगी हम वो लेते हैं, जो ये सारी जितनी भी हर्ब्स हैं, तो वाई नॉट हमारे छोटी छोटी जगहों पे घर पे उगा सकते हैं। अच्छा, हर्ब्स पे बात कर रहे थे तो आपने कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपने कोई कंट्रीब्यूशन ना हो? आप बता रहे थे कि हर्ब्स के हवाले से आंवला का जो है आप मुरब्बा बनाते हैं और देखें, एक बहड़ की आपने बात की हुई जब हम थी। फार्मर को बात करते हैं तो हम हाई वैल्यूड क्रॉप के ऊपर भी बात करते ठीक हैं। है। हम समझते हैं वो गंदम जो 40,000 रुपए की हम लगाते हैं, तो वाई नॉट हम उसके साथ पैरेलल एक ऐसी सब्जी भी लगाएं, ऐसी हर्ब्स भी लगाएं जो आपको 2-3 लाख रुपए आपको वो सीजन की दे, तो ये उसके साथ हम कहते हैं हाई वैल्यूड क्रॉप। बिल्कुल। तो उसमें फिर हम हर्ब्स की बात करते हैं, मतलब कोई सेगमेंट यही एग्रीकल्चर के छोड़ा नहीं हमने, अच्छा, इसलिए हम उसको बात तारिक तनवीर भाई बताइएगा कि जैसे हमारी क्रॉप है, राइस की क्रॉप है, तो जिस वक्त इस वक्त पाकिस्तान वाटर क्राइसिस का भी, स्कैर्सिटी का भी शिकार होता चला आ रहा है, तो सुनने में आया है कि 1 किलो चावल जो है 200 लीटर पानी पीता है। तो ऐसी क्रॉप्स को भी फिर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जो पानी पे लेस डिपेंडेंट हो। उसमें भी आपने कोई रिसर्च की है? उस पे भी देखिए आपने अभी काम किया हमारा है? एक जो फेस्टिवल्स फिर हम चले जाएंगे, उसका मकसद ही बेसिकली इस तरह की टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। अभी हम हमारा इस हार्वेस्ट फेस्टिवल हमारा आ रहा है चावल का, उसमें हम बहुत सी ऐसी अब फसलें इसकी वैरायटीज आ गई जो विदाउट पानी जो है ना वो हमारी लगती हैं। इस तरह ये उसके लिए पानी खड़ा नहीं करना पड़ता, उसके लिए वो जितना गंदम को 4 दफ़ा सीजन में पानी लगाते हैं, इसी तरह चावल को भी वो पानी लगाएंगे। ऐसी क्रॉप आ गई हैं, ऐसी फसलें आ गई हैं, वो इंट्रोड्यूस हो रही Thank you very हैं, तो हम much, अपने फार्मर्स को बता रहे हैं। क्योंकि एक बात जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ भी, पूरे पाकिस्तान के साथ शेयर करना चाहूँगा कि बासमती राइस के हवाले से हमारा एक नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ हमारा एक इशू चला और जिसके ऊपर एक्सपर्ट्स भेजे कि बासमती राइस को हम ओन करते हैं और द बेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री व्हेन इट कम्स टू बासमती राइस तो वो पाकिस्तान है। तो इसके ऊपर जब ये केस चला और जो एक्सपर्ट्स हैं, तारिक भी इसके ऊपर, तारिक तनवीर भाई भी इसके ऊपर हमें यस करेंगे, तो एक्सपर्ट्स को जब भेजा गया और उन्होंने जाकर इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी आकर जब टेस्ट किए, तो जब आप वो शेखुपुरा और ये हफ्जाबाद की पट्टी पे आए तो इस मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स हैं, वो जो मिनरल्स हैं और जिस एक खूबसूरत एंगल से वो जो सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं, उससे जो राइस निकलता है और उसमें जो किसान की अपनी मेहनत तो शामिल है, उसे बोलते हैं बासमती राइस। और इंडिया लॉस दैट केस एंड पाकिस्तान वन दैट केस कि उन्होंने इसका बीज तो ले लिया था मगर उन्होंने जिस जगह ग्रो किया ना उसमें वो खुशबू थी, ना वो उतना बड़ा चावल था जितना पाकिस्तानी चावल है। तो ये भी खुदा ताला की हम पे खास देन है, इससे बड़ी फजल ब्लेसिंग है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यू विल अमेज्ड कि हमारे पास पाकिस्तान में एक जो लीपा वैली है, उसमें रेड राइस हमारे पास मौजूद है जो 1200-1300 रुपए पर केजी है, जिसकी मेडिसिन बनती हैं। ये किस रेड जगह राइस पे? ये दुनिया में बहुत कम जगहों पे पाया जाता है, हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हमें दिया है। हमें पता नहीं है कि हमारे पास रेड राइस की इतनी बड़ी, हमारे पास इतने खूबसूरत टेरेस फार्मिंग करते हैं वहाँ पे। अभी आप हम देखें लीपा वैली में जो रेड राइस है हमारा अमेजिंग। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ने हमें दी हैं, तो इसको हमें एक्सप्लोर भी बहुत करेंगे। सारी चीज़ें आपने हमें बता दी, बहुत सारी टेक्निक्स हमने सीख ली और डेफिनेटली हम और भी एक चाहेंगे कि ऐसा एक सेशन हो जिसमें मजीद हम सिर्फ टेक्निक्स पे बात करें, क्योंकि टेक्निक्स खुद ही इतना बड़ा एक वास्ट टॉपिक है कि आप क्या मतलब एक सेगमेंट पे हम पूरा एक प्रोग्राम हो सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अभी हमें किसान भी देख रहे हैं, ठीक है, जो लोग किसान नहीं हैं, आम पाकिस्तानी भी देख रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप एग्री टूरिज्म के हवाले से कोई मैसेज दें उनको कि किस तरह से वो प्रमोट कर सकते हैं। देखिए, सबसे अगर पहले किसान है वो भी और जो आम लोग हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं जो समझता हूँ कि स्कूलों के जो बच्चे हैं, हमें बहुत ज़रूरत है कि उनको इस तरह की टूरिज्म में लेके जाया जाए। और शहर के जो गाँव के जो लोग हैं, गाँव के हमारे लोग हैं, फार्मर्स, उनको चाहिए कि अपने फार्म को वो प्रॉपरली इस तरह के एग्रो टूरिज्म फार्म ब्रांड करें। हम उनको पूरी तरह से फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है, हर तरह से ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, एनीवन। कहीं
हद पे, बल्कि अभी हमारा जो PTDC के साथ हमारा एक MOU है जिसमें हम 10 गांव ब्रांड करने जा रहे हैं, जिसको एग्रो टूरिज्म विलेज बनाए, जिसमें पोटा शरीफ भी शामिल है, सिट्रस विलेज भी शामिल है, मैंगो विलेज भी शामिल है, चेरी विलेज भी। तो वो जो गांव रोल मॉडल गांव होंगे, वहाँ पे फ्री हम लोगों को ट्रेनिंग्स देंगे, फार्मर्स वहाँ पे आएँ, ट्रेनिंग्स करें, अपने अपने गांव को उठाएं, अपने फार्म को उठाएं, अपने आप को उठाएं। बिल्कुल, अपने लिए खुद ही आपने एफर्ट करनी है और उसके मैं बाद हमेशा कहता हूँ फरिश्तों ने आगे तो हमें नहीं सिखाना ना, तो हमें खुद ही अपने लिए काम करना पड़ना है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप प्रोग्राम में आए और राइजिंग पाकिस्तान की ऑडियंस को, क्योंकि आप देख भी रहे थे, सोशल मीडिया के मैसेजेस भी होते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा हमें पौधे, फूल, ग्रीनरी, लोगों के खेत, हमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नज़र आ रही होती है और लोग हमें बाद में आकर बताते भी हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स जो हमें बता कर गए हैं उनको किस तरह से उनके आइडियाज़ को हमने इम्प्लीमेंट किया। सो वी कांट वेट कि अब लोग हमसे कब कितनी जल्दी जो है वो शेयर करेंगे सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, हम उन वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन जाने से पहले हम ज़रूर ऑडियंस को कहेंगे कि आपने अपने मैसेजेस जो हैं वो हमें ज़रूर बताने हैं। आपने बताना है कि आज जो टेक्निक्स आपने सीखी हैं फार्मिंग के हवाले से भी और एग्री टूरिज्म के हवाले से, अगर आपके पास कोई भी बात है शेयर करने के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमसे आप शेयर कर सकते हैं कि ये आपका एक्सपीरियंस रहा और ये आइडिया अब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है कि जो चीज़ें हम सेगमेंट्स में शेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो आप जब हमें इम्प्लीमेंट करके बताते हैं। और इसके अलावा वो बहुत सारे लोग हम जो हमें कह रहे होते हैं कि प्रोग्राम हमसे मिस हो गया, तो एक तो हमने यूट्यूब बताया, एग्जैक्टली रिपीट हमारा 4 बजे, शाम 4 बजे शाम होता है। 4 बजे, और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, प्लीज़ वहाँ पे भी जाएं, उसको लाइक करें। और जाते जाते एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे कि जब आप आम खाने बैठें तो यकीनन आपके दिल से भी ये दुआ निकलेगी, हमारे लिए भी, मगर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में जो हमारे फल मशहूर हैं उसकी एक सबब ये भी है कि हमारे फार्मर की उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। आपसे इजाज़त चाहेंगे आपके मेज़बान हामून रशीद और सवीन। अल्लाह हाफिज़। राइजिंग पाकिस्तान।